अस्सलामुअलैकुम। MGT 201 का मॉड्यूल नंबर 9 आज हम इस वीडियो में करेंगे और इसका नेम जो है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटल बजटिंग होती क्या है। जो आपके पास बिज़नेस को रन करने के लिए कैपिटल जो होता है उसको बजट बनाया जाता है ताकि हर ज़रूरत पूरी की जा सके, आप इन्वेस्टमेंट कर सकें, अपने प्रॉफिट्स को कमा सकें, अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को कर सकें और अकाउंट रिसीवेबल एंड पेएबल, डेटर, क्रेडिट्स, ये तमाम चीज़ों को आप रन करने के लिए जो कैपिटल यूज़ किया जाता है उसकी जो बजटिंग की जाती है इसको कैपिटल बजटिंग कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैं, इसकी क्राइटेरिया और कैश फ़्लो। कैश फ़्लो का मतलब है आपके बिज़नेस में कैश इन हो रहा है या आउट हो रहा है, तो इसको कैश फ़्लो कहेंगे। नाउ हम इसके बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे। कुछ आपकी टेक्निक्स हैं जिसमें पे बैक पीरियड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। ये चार जो टेक्निक्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं एस्टिमेटिंग कैश फ्लोज़। आप लोगों ने कैश फ्लो को किस तरह से एस्टिमेट करना है। इनिशियल कैश आउटफ्लो, आपका शुरुआती कैश का जो आउटफ्लो है आपका शुरुआत में कैश कितना गया। इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो, आपका इंक्रीमेंट्स की सूरत में कितना कैश आया। और टर्मिनल कैश फ्लो, कि आपका एंड पे जो ख़त्म होते वक्त कैश फ्लो क्या था। टर्मिनल मतलब ख़त्म हो जाना किसी चीज़ का या बिज़नेस का ख़त्म हो जाना। ठीक है, उस ड्यूरेशन के ख़त्म होने तक का आपका कौन सा कैश फ्लो था उस बिज़नेस को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद में डेप्रिसिएशन मेथड एंड कैश फ्लोज। डेप्रिसिएशन किसी चीज़ की, किसी एसेट की, फ़िज़िकल एसेट की, जो उसकी फ़िक्स एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है, ठीक है, उसे डेप्रिसिएशन कहेंगे। और कुछ मेथड्स हैं जो कि यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं जो कि कैश फ्लो से रिलेट करते होंगे। डेप्रिसिएशन मेथड्स में स्ट्रेट लाइन मेथड होगा जिसमें एक ही जो परसेंटेज के लिहाज से आपकी जो डेप्रिसिएशन होती रहेगी। फिर डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, जितना बैलेंस कम होता रहेगा उसके ऊपर जो है वो आपकी जो डेप्रिसिएशन लगती रहेगी। और उसके बाद में यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड, ये भी आपका जो आउटपुट आएगा जिसके जितने यूनिट आपके पास बचेंगे उस लिहाज से फिर आप उसकी जो डेप्रिसिएशन का रेट लगाएंगे। यहाँ पे नॉन कैश एक्सपेंस है, ये हाउ टू ट्रीट इन कैपिटल बजटिंग। इसको कैपिटल बजटिंग में कैसे जो ट्रीट किया जाता है वो हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है इनिशियल कैश आउटफ्लोज, जो आपके शुरुआत में कैश आउटफ्लो होता है। जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो जो अपने पैसा लगाते हैं या उसको आउटफ्लो करते हैं, उसको हम किसी भी चीज़ को परचेज़ करेंगे तो कुछ जो उसमें परचेजिंग प्राइस में कुछ एक्सपेंसेस हैं जो ऐड होंगे। नंबर 1 पे है FOB या फ्रेट ऑन बोर्ड, जो आप चीज़ को मंगवाते हुए आपका जो एक्सपेंस आए हैं, किराया लगा है, वो इसमें आएगा। कॉस्ट एंड फ्रेट, ठीक है, आपकी कॉस्ट कितनी लगी है और आपकी फ्रेट कितनी लगी है वो आएगी। और CIF का मतलब होता है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ये तमाम जो एक्सपेंसेस हैं ये इसमें परचेज़ प्राइस में ऐड होंगे। फिर उसके बाद में आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है जिसमें फ्रेट आता है, मतलब किराया कह लें आप। इंश्योरेंस आएगी कि किसी भी चीज़ की जो हम एसेट खरीद रहे हैं उसकी इंश्योरेंस। फिर इंस्टॉलेशन, जो भी उस मशीनरी को या एसेट को जो इंस्टॉल करने के लिए जो एक्सपेंस आते हैं उसको इंस्टॉलेशन एक्सपेंस कहेंगे। फिर उसकी सेटअप में जो एक्सपेंस आएंगे वो एंड ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जो उस पर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस लगे हैं वो भी इसमें डायरेक्ट कॉस्ट में शामिल होंगे। इंक्रीमेंटल कैश फ्लो का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी के कैश फ्लो में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आए ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, जब कोई न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है और कंपनी के जो एसेट्स में या उसके कैश फ्लोज़ में जो कम या उसकी ज़्यादती आती है उसको इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज़ कहेंगे हम लोग। और इसको एक टेबल है जिसके ज़रिए हम इसको बना सकते हैं। सबसे पहले नंबर A पे हम इसकी एडिशनल रेवेन्यू ऐड करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन, क्योंकि जो हमने पहले डेप्रिसिएशन ऐड की हुई है वो हम इसको में से निकाल देंगे। इसके बाद हमारे पास नेट चेंज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर D में आप देख रहे हैं इसमें से माइनस करेंगे एडिशनल इनकम टैक्स, ये चीज़ माइनस हो जाएगी। एडिशनल टैक्स जो पहले ऐड किया गया है ये इसमें माइनस इसलिए हो रही है क्योंकि पहले से इसमें ऐड थी, ठीक है, और हम अब इसे निकालेंगे। देन नेट चेंज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे पहले एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालने के बाद आपके पास बिफोर टैक्स आ जाएगा, जबकि आप इनकम टैक्स निकालने के बाद आफ्टर टैक्स इसकी नेट चेंज आ जाएगी। फिर इसमें हम ऐड करेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन
दोबारा ऐड करेंगे तो हमारे पास इंक्रीमेंटल कैश फ्लो की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम करेंगे इंक्रीमेंटल कैश फ्लो 2। वाई डिडक्ट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों डिडक्ट करते हैं कि जो पुराने एसेट्स हैं उनकी डेप्रिसिएशन पहले से हम लोगों ने जो ले ली होती है, चार्ज कर ली होती है, इस वजह से हम लोग इसको निकाल देते हैं और इसको वाई ऐड बैक डेप्रिसिएशन, क्योंकि जो न्यू एसेट की डेप्रिसिएशन है फिर वो उसको ऐड कर दिया जाता है। डिफरेंस बिटवीन इंक्रीमेंटल कैश फ्लो एंड प्रॉफिट। यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, जो कि इंक्रीमेंटल कैश फ्लो है किसी भी कैश फ्लो में कम या ज़्यादती होगी, जबकि प्रॉफिट है जो हमारा वो ये तमाम चीज़ें लाइक टैक्सेस वगैरह को निकालने के बाद काउंट किया जाता है। उसके बाद में अदर देन कैश एक्सपेंसेस, अमोर्टाइजेशन जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में कमी को कहेंगे, जबकि डिप्लीशन जो है वो आपके मिनरल या रिसोर्सेज वगैरह जो होते हैं इनकी कॉस्ट रिडक्शन जो होती है इसको डिप्लीशन कहेंगे। और बैड डेट्स, आपको पता है कि ऐसे डेट्स जो कि हम कवर नहीं कर सकते वो हमारे बैड डेट्स होते हैं। देन हम करेंगे कैश फ्लो इन द लास्ट ईयर ऑफ यूज़फुल लाइफ, या टर्मिनल कैश फ्लो भी इसको कह सकते हैं। इसका टेबल कैसे बनाएंगे, पहले एडिशनल रेवेन्यू ऐड करेंगे, उसके बाद में इसमें से एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालेंगे, नेट चेंज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स को आ जाएगी वैल्यू, उसमें से हम इनकम टैक्स को निकाल देंगे एंड देन फिर इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो ऑफ द लास्ट ईयर की इंक्रीमेंटल वैल्यू आ जाएगी। फिर इसमें हम साल्वेज वैल्यू ऑफ द एसेट करेंगे। साल्वेज वैल्यू वो होती है जो कि एसेट की एंड वाली वैल्यू जो बच जाएगी, जो डेप्रिसिएशन वगैरह निकालने के बाद हमारे पास अगर एक एसेट हमने 2 लाख का ख़रीदा था, वो एंड पे हमारे पास 50,000 का ओरिजिनल उसकी वैल्यू, तो इसको साल्वेज वैल्यू कहेंगे। फिर उसमें से हम टैक्स ऑन सेल ऑफ द एसेट कहेंगे। अगर जो एसेट को सेल करने के बाद हमारे पास जो हम उस पर टैक्स देते हैं उसको निकाल देंगे। फिर उसके बाद में रिलीज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ द प्रोजेक्ट उसको ऐड करेंगे, जो कि वर्किंग कैपिटल उस प्रोजेक्ट के लिए रिलीज़ किया गया है वो उसमें ऐड होगा, तो हमारे पास नेट टर्मिनल कैश फ्लो एंड पे बचने वाला जो हमारे पास कैश फ्लो आ जाएगा। इसका एक और टेबल भी है यहाँ पे टर्मिनल कैश फ्लो को कैश इनफ्लो का। इसमें हम एडिशनल रेवेन्यू सेम वही वाला अपने काम करना है, कहाँ तक, जी तक। यहाँ पे इंक्रीमेंटल कैश फ्लो लास्ट ईयर आएगा। इसमें कॉस्ट ऑफ डिस्पोज ऑफ एसेट, अगर हम किसी को एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, वो निकल जाएगी उसकी वैल्यू। उसके बाद में उसमें टैक्स सेविंग ऑन द डिस्पोजल कॉस्ट, जो टैक्स हम लोगों ने सेव किया है उस एसेट को डिस्पोज ऑफ करके वो जो हमारे पास बच गया उसको हम प्लस कर देंगे, क्योंकि ये कैश इनफ्लो हुआ है, हमारे बिज़नेस में कैश आया है। और उसके बाद में इसमें इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल जो हमारा हुआ है उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट टर्मिनल कैश फ्लो की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप जब तक टेबल को खुद बना के फिज़िकली लिख के नहीं देखेंगे आपको कभी भी याद नहीं होगा, चाहे जितना मर्ज़ी एक्सप्लेन कर दिया जाए। एक मरतबा आप इस टेबल को रफ़ कॉपी पे बना के ज़रूर इसको प्लस और माइनस के साइन को याद करके जो सॉल्व करें, क्योंकि ये जो टेबल्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके, और थीम नंबर 9 टू मच इम्पॉर्टेंट है आपके फाइनल के लिहाज से। फिर उसके बाद में आ गया जी टर्मिनल कैश फ्लो ऑफ ओल्ड एसेट। जो ओल्ड एसेट्स हमारे पास पड़े होते हैं उनको बेचने से जो कैश फ्लो होता है उसको हम देखेंगे। इनिशियल कैश फ्लो ऑफ न्यू एसेट्स, और जो इनिशियल कैश फ्लो है जो न्यू एसेट हम लोगों ने परचेज़ किया है उसके ज़रिए जो हमारे पास कैश इनफ्लो हो रहा है वो देखेंगे। लाइक एक स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा जो एंड हो रहा है। कैश फ्लो ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, जब एक पुराना एसेट हटा के न्यू एसेट लगा दिया जाए तो उसके ज़रिए जो हमारे रिप्लेसमेंट में जो हमारे एसेट्स को कैश फ्लो होगा वो हम देखते हैं। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, ये आउटफ्लो है क्योंकि कैश निकलता है, इसको हम आउटफ्लो कहेंगे। देन कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर ऑन न्यू एसेट, जो ऐसे एक्सपेंडिचर जो कंफर्म है जो कि न्यू एसेट की इंस्टॉलेशन पे लगने हैं वो इसमें ऐड होंगे। टैक्सेस ड्यूटी ऐड होगी, इंस्टॉलेशन एंड अदर कॉस्ट भी इसमें ऐड होगी। अब कॉस्ट टू डिस्पोज ऑफ ओल्ड एसेट तो ये प्लस हो जाएगा, प्रोसीड टू सेल ऑफ एन ओल्ड एसेट तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बताया गया है प्लस माइनस के साइन के साथ। टैक्स सेविंग और डिस्पोजल कॉस्ट तो ये माइनस होगा। टैक्स ऑन प्रोसीड ऑफ सेल्वेज वैल्यू तो ये प्लस हो जाएगा। इंक्रीज़ अगर करेंगे नेट वर्किंग कैपिटल में तो वो प्लस हो जाएगी, डिक्रीज़ करेंगे तो वो माइनस हो जाएगी। ये इसका ओवर का मतलब ये नहीं है कि दोनों वैल्यू इसमें प्लस माइनस होंगी, जो वैल्यू आएगी वो अगर यहाँ पे कॉस्ट टू डिस्पोज ऑफ ओल्ड एसेट आएगा तो वो प्लस हो जाएगा।
अगर दूसरी कंडीशन आएगी तो वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास नेट कैश फ्लो रिप्लेस्ड एसेट आएगा। ये टेबल्स तकरीबन मिलते जुलते हैं, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है वो आप लोगों ने, मैंने पहले बताया आपको कि लाजमी तौर पे इसको ड्रॉ करके आप लोगों ने देख लेना है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स या DCFs, डिस्काउंटिंग या प्रेजेंट वैल्यू। किसी चीज़ की डिस्काउंटिंग का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, अगर हम उसे कम करके देखें तो हमारे जो ओरिजिनल उसकी वैल्यू क्या है, तो इसको डिस्काउंटिंग कहेंगे या इसको प्रेजेंट वैल्यू कहेंगे। किसी एसेट की प्रेजेंट वैल्यू को जानने के लिए, अगर कोई एसेट हमारे पास, हमने पिछले साल वो 1 लाख का ख़रीदा था, तो अगर उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू देखनी है कि अब हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स, यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं जो कि डिस्काउंटेड मेथड्स होंगे कैश फ्लो के। उसमें सबसे पे बैक पीरियड, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, NPV या नेट प्रेजेंट वैल्यू, या PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये सबसे पहले सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा पे बैक पीरियड। ये वो पीरियड होता है जिसमें जो अपनी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर वो अंदाज़ा लगाता है कि कितने ड्यूरेशन में जो मैंने अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है, जो इन्वेस्टेड अमाउंट मेरे पास वापस आ जाएगी। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो होगा कि जो कंपनी का इंटरनल रेट है, कि जो हम कौन सा रेट है जो कि इंटरनली है विदाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो कि आपको चार्ज कर रहा है, जो आपको उस तरह में चीज़ पड़ रही है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि इंटरनली हमें वो चीज़ कितने की पड़ रही है और उस पर हमें कितना रिटर्न वापस आ रहा है। नेट प्रेजेंट वैल्यू कि ये डिफरेंट जो टाइम्स में आप कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंटेड रेट को साथ में रख के, ठीक है। जो डिस्काउंटेड रेट होगा उसमें डिफरेंट इंटरवल्स में आप अपने इन्वेस्टमेंट की या प्रोजेक्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये कोई भी प्रोजेक्ट में हम लोग इसके ऊपर डिपेंड करके इन्वेस्ट करेंगे कि हमारी फ़लाँ प्रोजेक्ट में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या हमारे लिए वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर फ़ैसला किया जाता है इसकी कैलकुलेशन करने के बाद। अब उसके बाद में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पे बैक पीरियड मेथड 1। ये ईयर्स इन विच ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज़ रिकवर्ड। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वो पीरियड है जिसमें आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो आपने की हुई है वो कितने ड्यूरेशन में आपकी रिकवर होगी। इसका एक फॉर्मेट है जो कि आपने फॉलो करना है। इसमें ईयर्स एक में कॉलम में लिखे हुए हैं, कैश फ्लोज लिखे हुए हैं और एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो, ये सारे कैश फ्लो प्लस होंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले कैश फ्लो आपके पास 1 लाख है, जिसमें आपने रेड में लिखा हुआ है, ठीक है। ये माइनस होगा एंड पे, इन्होंने पहले लिखा हुआ है यहाँ पे। ईयर 1 में आपका कैश फ्लो 20,000 था और इसका एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो जो आपका 20,000 ही है। ईयर 2 में आपका जो कैश फ्लो है वो 40,000 है और एक्यूमुलेटेड में आप 60,000 किस तरह से आया है, 20,000 में 40,000 प्लस हुआ है। ईयर 1 एंड ईयर 2 की जो वैल्यू है ये प्लस हुई है, ठीक है। और ये टोटल हमारे पास एक्यूमुलेटेड कितना बन गया, 60,000। फिर ईयर 3 में हमारे पास फिर 40,000 कैश फ्लो है और जब 60,000 में आपने 40 प्लस किया तो ये हमारे पास आ गया 1 लाख। तो 3 सालों में हम लोग, ये हमारा पे बैक पीरियड होगा जिसमें हम अपनी ओरिजिनल जो इन्वेस्टमेंट हमने की है वो हमारी रिकवर हो जाएगी। उसके बाद में अगले जो 2 साल हैं ये सारा प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। मतलब दोबारा 50,000 इसमें ऐड होगा और ये इसमें प्लस होके ये कितना बन जाएगा, 1,50,000 यहाँ बनेगा। और इसी तरह से 60,000 जब इसमें ऐड होगा तो ये यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ की मिस्टेक है, ये उन्होंने लिखा कुछ हुआ है पर प्लस करके ये वैल्यू नहीं आती। इस तरह से आप लोग इनको प्लस करेंगे तो 2,10,000 वैल्यू आएगी इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे 2 लाख इन्होंने बताई हुई है। इसका जो फॉर्मूला क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर कैश इनफ्लोज। कैश इनफ्लोज पे इनको आपने जो है वो डिवाइड कर देना है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि आपकी 1 लाख थी और कैश इनफ्लोज जो हैं उनको आपने फिर जो उनका एक्यूमुलेटेड करके उस पर डिवाइड कर देना है। देन ये एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन इसकी डिपेंड करेगी, जितना आपके पास जो है वो आपकी इसकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट है जी पे, वही वाला हम करेंगे इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हैं। इग्नोर्स कैश फ्लोज आफ्टर द पे बैक पीरियड्स, मतलब कि जब आपकी एक जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू रिकवर हो गई तो उसके बाद में जो कैश फ्लोज होंगे उनको हम इग्नोर करते हैं। यहाँ पे भी इसका एक मेथड बताया गया है।
यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू को यूज़ करते हुए यहाँ पे बताया गया मेथड। नंबर ईयर 1 वही वाला 0 में आपके पास 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है। प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ कैश इनफ्लोज, आपका जो कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू का जो इसका डिस्काउंटेड फार्मूला है वो 10% है, और एक्यूमुलेटेड आपका जो कैश फ्लो होगा वो यहाँ पे आएगा है, जिसमें आपके कॉलम 1 में ईयर्स दिए गए हैं, कैश फ्लो कॉलम 2 में दिया गया है, प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ कैश फ्लो 3 में, और एक्यूमुलेटेड कैश फ्लोज 4 कॉलम में। ईयर 1 में आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे ईयर 0 है, यहाँ पे कैश आउटफ्लो हो रहा है आपका 1 लाख, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी सेम रहेगी। जबकि ईयर 1 में आपका जो कैश इनफ्लो हो रहा है वो 20,000 है, और इसकी प्रेजेंट वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आप प्रेजेंट वैल्यू या इसको CF कह सकते हैं, कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, या आर जो होगा वो आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो प्रेजेंट वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, जितने परसेंट आप उसको उसकी डिस्काउंट करेंगे वो कैसे आएगा, अपने 20,000 को डिवाइड करना है 1.1 से, ठीक है। 1 प्लस होगा उसमें 0.1, अगर आप 10% को जो परसेंटेज को नॉर्मल में करें, ठीक है, नॉर्मल डेसिमल्स में, तो वो 0.1 आता है। तो 1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 1.1। अगर आप 20,000 को 1.1 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 18,182 इसकी वैल्यू आएगी। इसी तरह से फर्दर आपने दूसरी वैल्यूज़ को भी डिस्काउंट कर लेना है, और इसके बाद में नेक्स्ट वाले कॉलम में जहाँ पे एक्यूमुलेटेड कैश फ्लोज लिखे हुए हैं, इनमें आपने इन सब की वैल्यूज़ को आपस में 1 बाय 1 प्लस करते रहना है। लाइक 18,182 पहले में आएगी एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो की वैल्यू, देन फिर आप नेक्स्ट वाले की जो वैल्यू आएगी आपकी 24,793, वो प्लस होगी 18,182 में, तो वो आपके पास 42,975 वैल्यू आ जाएगी, और एटलीस्ट आपकी वैल्यू जो है वो 1,71,179 रुपीज़ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लू किया गया है तो आपका ये पे बैक पीरियड होगा। यहाँ पे कुछ कंपैरिजन करेंगे टू प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। यहाँ पे उनको कैश फ्लोज बताए गए हैं प्रोजेक्ट ए के ईयर 1 में, और जबकि इसका भी सेम वैल्यू से प्रोजेक्ट बी के भी स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैश प्रोजेक्ट जो ए है उसकी जो हमारे पास पे बैक पीरियड है उसका वो ईयर 3 में हम उसको मुकम्मल इन्वेस्टमेंट को कवर कर लेंगे, जबकि जो है प्रोजेक्ट बी वो हमारा कब कवर होगा, वो हमारा 4th ईयर में, जब 1,50,000 वैल्यू होगी, 1 लाख से ऊपर होगी, तो 1 लाख हम कब कवर करेंगे, ईयर 4 में। तो इस लिहाज से कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा वैलिड होगा, प्रोजेक्ट ए हमारा ज़्यादा कॉम्पिटेंट। तो ये महसूस हो रहा है कि जो प्रोजेक्ट ए है वो ज़्यादा बेटर है, पर जो प्रोजेक्ट बी वो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि इसमें कैश इनफ्लोज ज़्यादा है, ठीक है। बेशक वो 4th ईयर में ही हमारा कैश कवर हो रहा है, पर ये हमारे लिए ज़्यादा कॉम्पिटेंट होगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ कैश फ्लोज, इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, ये डिफरेंस होता है सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज़ का, जो कि आपकी कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज के दौरान जो हम लोग इसको देते हैं। यहाँ पे सेम पिछले वाला टेबल ही है, इसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। इन सब की वैल्यूज़ जो है वो ऐड होंगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए पहले आपने यहाँ पे इस तरह से कॉलम 1 ईयर का, कॉलम 2 कैश फ्लोज का, और उसके बाद में प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ कैश फ्लोज की आपने बना लेना है। उसके बाद में आपने टोटल इनकी सब वैल्यूज़ को आपने प्लस करना है, जितने सालों की वैल्यू आपको कैश फ्लोज बताए गए हैं उनको आपने, और उसके बाद में एक्यूमुलेटेड आपकी जो वैल्यू है उसको प्लस करने के बाद, ठीक है, आपकी वैल्यू टोटल वैल्यू जो आपकी आएगी उसमें से आपने कैश आउटफ्लो की जो वैल्यू है वो निकाल देनी है। तो आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं इसमें 1 लाख प्लस नहीं है, क्योंकि ये लास्ट वाली एक्यूमुलेटेड जो आपने प्रेजेंट वैल्यूज़ की निकाली हैं उसमें इसकी वैल्यू शामिल 1 लाख नहीं है। इस टोटल इनकी वैल्यू 18,182 से ऑनवर्ड ये प्लस होंगी, तो वो बनेगी 1,44,434 रुपये। इसमें से 1 लाख जो कैश आउटफ्लो है वो निकाल देना, तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 44,434 जो है यहाँ पे होगी।
यहाँ पे इसकी बात है कि इसको एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। तो अगर ये ज़ीरो वाला मामला यहाँ पे बहुत कम होता है कि ज़ीरो वैल्यू इसकी कभी भी आए, जब ये कैश आउटफ्लो और इनफ्लो बराबर हो जाएं, वरना ये कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की वैल्यू ज़ीरो कब आती है, जब दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं, वरना ये या तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में आएगी। इसलिए एक्सेप्ट करते हैं हम लोग इसके जो भी हमने रेट जो है इसका आ रहा होगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव आएगा तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वही वाला टॉपिक है डिस्काउंट रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंट रेट। हायर द डिस्काउंट रेट लेसर द नेट प्रेजेंट वैल्यू। जितना डिस्काउंट रेट ज़्यादा होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू उतनी ही इसकी कम होगी। यहाँ पे आपको एक ग्राफ के ज़रिए समझाया जा रहा है, एक एग्जांपल के ज़रिए। आप देख रहे हैं पहले 34 से ये स्टार्ट हो रही है वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और ये डाउन होते होते आप ये देख रहे हैं कि ये आपकी 35 -15 तक पहुंच गई है, जबकि डिस्काउंट रेट हमारा 35 तक पहुंच गया है। इस लिहाज से इसका ये ऑपोजिट है। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू को यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर इसका 5% रेट हो और नेट प्रेजेंट वैल्यू 21,000 हो, हमारी इसकी ये वाली वैल्यू आएगी। अगर 10% हो इसका तो ये हमारे पास 11,000 आएगी, 15% हो तो वो 5,000 आएगी, और अगर वो 20% हम लोग इसका डिस्काउंट रेट करेंगे तो वो हमारे पास ज़ीरो की वैल्यू आ जाएगी, और 25% अगर हम इसका डिस्काउंट रेट देंगे तो वो हमारे पास माइनस में चली जाएगी वैल्यू, वो -5,000 हो जाएगी। अब अगला टॉपिक है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का। इससे दिस इज़ द रेशियो ऑफ सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। जो सम होता है उसका प्रेजेंट वैल्यूज़ का, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो का, इसकी रेशियो को हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहेंगे। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें सेम वैल्यूज़ वही बताई गई हैं, ठीक है। अब आपने जो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हुए जो आपने टोटल वैल्यूज़ जो इनफ्लो थी हमारी, उसमें से आउटफ्लोज को डिवाइड कर दिया था, निकाल दिया था, सॉरी, ठीक है। 144 में से आपने 1 लाख निकाल दिया था, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हमने सिर्फ डिफरेंस इसका आपके टोटल इनफ्लोज हैं उस पे आउटफ्लो को डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास 1.44 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये रेशो इसकी आ जाएगी। ये आपने इसको एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन कैसे करना है कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी आपका इंडेक्स 1 से कम आएगा तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, अगर बराबर ज़ीरो के, अगर इसके उसकी वैल्यू के बराबर आएगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, ज़्यादा आएगा तब भी, 1 आए तब भी एक्सेप्ट करेंगे, अगर इससे ज़्यादा आए तब भी एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज़ 1 से कम आएगा तो रिजेक्ट कर देंगे। अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न जो है ये सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ इनफ्लोज एंड इक्वल टू आउटफ्लो है, कि जो आपकी रेट ऑफ रिटर्न फॉर विच द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ इनफ्लोज इज़ इक्वल टू आउटफ्लो, जहाँ पे इन सब का सम जो है वो प्रेजेंट वैल्यूज़ का, इनफ्लोज का, वो इक्वल हो जाता है आउटफ्लोज के, तो ये आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 34 से वो चली है वैल्यू, और नीचे आते आते 35 पे चली गई है, और इसमें जो ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये 20 पे ये जो चीज़ है 20 पॉइंट पे ये बिल्कुल इक्वल हो रही है ज़ीरो के, तो ये आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, इसके ज़रिए हम जो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, इनको हम डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करके देखते हैं। कई मरतबा हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से भी यूज़ करते हैं कि हमारे पास अगर हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नहीं पता लग रहा, ठीक है, तो हम डिफरेंट जो है प्रेजेंट वैल्यूज़ लेके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज़ करें जो पहले अगर हमने प्रेजेंट वैल्यूज़ 10% के हिसाब से ली तो वो हमारी वैल्यू कितनी आई, 1,44,434, ठीक है। उसके बाद में अगर हमने 20% इसको अगर डिस्काउंट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1,08,872 रुपये, जबकि हमने मज़ीद इसको 25% पे डिस्काउंट किया तो हमारी वैल्यू आई 95,821 रुपये। तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि हमारे जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा वो 20 से 25% के दरमियान में होगा, ठीक है। तो इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी यही होगा कि अगर ये बराबर होगा तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, कम होगा तो इसको रिजेक्ट कर देंगे।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी इंटरपोलेशन। ये इंटरपोलेशन क्या है? टू डिटरमिन द अननाउन रेट लाइंग बिटवीन टू नाउन रेट्स। इसको वो वाला रेट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि हम लोग इस चीज़ को तजर्बे से जो इस चीज़ को हम डिडक्ट कर लेंगे कि ये जो 20 से 25% के दरमियान में जो हमारा जो वैल्यू है वो होनी चाहिए, जिसके ज़रिए हमारा जो रेट है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा दोनों चीज़ें, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे व्हाट वी आर अदर वर्ड्स टू इंटरपोलेट, इंट्रोड्यूस, इंसर्ट, इंटरजेक्ट, इंटरपोज, ये इसकी वैल्यूज़ को कहते हैं। यहाँ पे आपको वही वाला टेबल पुराना बताया गया है जहाँ पे जो कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यूज़ के साथ डिस्काउंट किया गया है 10% पे, 20% पे, देन 25% पे। यहाँ पे हमने डिफरेंट वैल्यूज़ को निकालना है। फिर ऐसा यहाँ पे रेट आएगा जहाँ पे वैल्यू कुछ पे कम होगी और कुछ पे ज़्यादा होगी। इन दोनों को जानते हुए हमने एग्जैक्ट वैल्यू को निकालना है। लाइक यहाँ पे 25% के साथ वैल्यू 1 लाख से कम आ गई, जबकि 20% पे 1 लाख से ज़्यादा आ गई। ठीक है, तो इनको हमने एक फॉर्मूला के ज़रिए इसका रेट निकालना है। लाइक 20% पहले हमने डिस्काउंट रेट लिया, प्लस 5% जो उसको मज़ीद डिस्काउंट किया, वो 25% हो गया। आपने दो मरतबा 25% नहीं लेना, एक मरतबा 20% लिया, फिर उस प्लस 5% मज़ीद लिया, प्लस वो वैल्यू जो ज़्यादा है उसमें से हमने कैश आउटफ्लो को निकाला, फिर उस पर डिवाइड किया सबसे हाईएस्ट वैल्यू को में से सबसे लोएस्ट वैल्यू 1,08,872 में से लोएस्ट वैल्यू जो कि 25% डिस्काउंट करने के बाद हमारी वैल्यू आई थी, उसको हमने निकाला। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 0.2 प्लस 0.034, इट इज़ इक्वल टू 0.234, जो कि इक्वल होगा 23.4%। ये वो वैल्यू है जो कि हमें ये बताती है कि यह आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी हम लोग इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। टॉपिक है रेशनिंग। रेशनिंग किसे कहते हैं? कि कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्कार्स सोर्स, जो कि ऐसी रिसोर्स जो कि एक बहुत ही नायाब है, कम है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन करना रेशनिंग कहलाएगा। जबकि कैपिटल रेशनिंग क्या होगी? व्हेन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आर मोर देन द फंड्स अवेलेबल, जबकि प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ज़्यादा हों और फंड्स हमारे पास कम हो। अगर हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हम इसमें से इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा मुनाफा बख्श होगा। ठीक है, वो तमाम चीज़ें में एक्सेप्टेबल होगा, लाइक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह में। सबसे पहले इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को बेस करेंगे और ऊपर नीचे से इसको चेक करेंगे, और इन तीनों में से किसी एक के ज़रिए हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। व्हेन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आर मोर दैन द फंड्स अवेलेबल, लाइक यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है, इसकी इनिशियल कैश फ्लो आपको बताया गया है। इसको हमने IRR के ज़रिए कैलकुलेट करना है, NPV के ज़रिए कैलकुलेट करना है, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के ज़रिए कैलकुलेट करना है। ये सब वैल्यूज़ को आपने इनको कैलकुलेट करना है। इनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमने देखना है कौन सा जो है वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर साबित होगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखें, 37% वो वैल्यू है जहाँ पे कैश आउटफ्लो जो है वो हमारा 10,000 हो रहा है। 10,000 कैश जो इसके आउटफ्लो हो रहा है, हमने डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेनी है। एक हमने 37% ली है, एक 28% ली है जिसपे 30,000 जो इसका आउटफ्लो है, और उसके बाद में एक वैल्यू हमने ली है 1,000 जिस पे जो है वो आपका 26% IRR है, आपका आउटफ्लो जो है वो 25% है। तो NPV हमारे पास क्या, इसकी वैल्यू आएगी 54,000, जबकि आउटफ्लो हमारे पास आएगा 65,000 का। इस तरह से दूसरे प्रोजेक्ट को हम लोग NPV वैल्यूज़ के साथ कंसिडर करेंगे। यहाँ पे आपका जो NPV आपकी आ रही है वो 57,000 आ रही है, जबकि आउटफ्लो 65,000 आ रहा है। उसके बाद में एक और प्रोजेक्ट लेंगे जिसमें हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिहाज से इसको कैलकुलेट करेंगे। पहले हमने आपको कैलकुलेट करके दिखाया IRR के लिहाज से, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के लिहाज से हम कैलकुलेट करेंगे, फिर से नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिहाज से और
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिहाज से। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया कि 57,000 ये ज़्यादा नियर है इसके। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो यहाँ पे इसकी भी ज़्यादा आ गई है प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से। तो इसको हमने कंक्लूड ये करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे हम लोग इसको मैक्सिमम जहाँ पे एनपीवी होगी वो जो हमारा कैपिटल रेशनिंग उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। वाई द कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स गिव्स मैक्सिमम एनपीवी। जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और वो हमें मैक्सिमम जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू देंगे, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो फाइंड आउट करता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा कैश फ्लो हमारे लिए ज़्यादा जो है वो प्रॉफिटेबल साबित होगा। अब मल्टीपल आईआरआर या मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स। इन सम अनयूजुअल कैश फ्लोज वी मे एंड अप विद मल्टीपल आईआरआर। इसमें हम लोग मुख्तलिफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स को ले लेते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग मल्टीपल आईआरआर भी कहते हैं कुछ, पर ये जो केस है ये नॉर्मल नहीं होता, ये जो है काफ़ी डिफरेंट होता है। हर साल के आखिर में इनफ्लो और शुरू में आउटफ्लो वगैरह को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे जो कुछ केसेस में कैश इनफ्लो जो है वो इक्वल हो जाए आउटफ्लो के, तो तब भी हम लोग इसको जो है वो ले लेते हैं, जबकि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू वो ज़ीरो हो और जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वो इसका 1 होगा। ये रेयर केस होता है जब एक से ज़्यादा रेट आ जाएं, दोनों रेट ठीक होंगे, मगर ये चीज़ रेयर होगी। यहाँ पे आपने मल्टीपल आईआरआर को कैसे फॉलो करेंगे, यहाँ पे कैश फ्लोस यहाँ पे लिखे गए हैं -1600 ये कैश आउटफ्लो है, 10,000 ये इनफ्लो है, -10,000 ये आउटफ्लो है। और जबकि इसको आप 25% पे डिस्काउंट करेंगे तो वो सेम वैल्यू आएगी, 400 पे डिस्काउंट करेंगे तो ये आपकी वैल्यूज़ को डिफरेंट आएंगी और कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस। ये क्या होता है? द इम्पैक्ट ऑन द आउटकम्स ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन पॉइंट एस्टीमेट लाइक इनिशियल आउटफ्लो, नेट ऑपरेटिंग इनकम एंड सैल्वेज वैल्यू। ये आपकी इम्पैक्ट होगा आपकी इनकम पे या आउटकम पे, जो कि आपकी पॉइंट एस्टीमेट जो आपने लगाए हैं लाइक इनिशियल आउटफ्लोज, नेट ऑपरेटिंग इनकम या सैल्वेज वैल्यूज़ वगैरह पे जो आपकी चेंजिंग इसकी आएगी या उसके आउटकम्स पे जो चेंजिंग आएगी उसको सेंसिटिविटी एनालिसिस कहेंगे। यहाँ पे डिफरेंट टेबल्स में वैल्यू दी गई हैं। यहाँ पे पहले में अभी जो है वैल्यूज़ वो आपकी -10% के लिहाज से होंगी कैश इनिशियल कैश आउटफ्लो की, फिर उसके बाद में -5, फिर ये जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और इसके बाद में जो ये 5% ज़्यादा +5% और +10%। ओरिजिनल वैल्यूज़ आपकी 1 लाख है जो दरमियान में दी गई हैं 25,000 और 10,000। इनको आपने जब 5% माइनस के लिहाज से आपने इनको करना है तो इसकी वैल्यू जो आपकी 9500 आएगी। जबकि आपने इसमें जब वैल्यू 5 की तो वो प्लस होगी तो वो 10,500 बन जाएगी। इस तरह से आगे भी है, ठीक है। उसके बाद में रिस्क हम क्या करेंगे, अनसर्टेनिटी को कहेंगे रिस्क या चांसेस ऑफ वेरिएशन, जो कि किसी भी चीज़ में जो है वो वेरिएशन आती है या चांस उसका होता है वेरिएशन आने का या अनसर्टेनिटी आने का, इसको रिस्क कहेंगे। यहाँ पे हाई बूम है जो कि बहुत अच्छी कंडीशन होगी, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी 0.1% होगी और कैश फ्लोज आपका 10,000 होगा। बूम में आपकी 0.2 होगी प्रोबेबिलिटी और आपका जो वैल्यूज़ आपकी कैश फ्लो की 9,000 होंगी। नॉर्मल में 0.3, रिसेशन जब कमी आनी शुरू हो जाएगी, और हाई रिसेशन 0.1, जबकि इसकी वैल्यू 4,000 रह जाएगी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको वैल्यू एक फॉर्मूला दिया गया है, प्रोबेबिलिटी 0.1 है, कैश फ्लो 10,000 है, CF कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद में ये आपको फार्मूला दिया गया है जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने का भी फार्मूला हो सकता है, ये रिस्क को कैलकुलेट करने का। तो इन तमाम कैलकुलेशंस के बाद आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1939 आएगी, जो कि डिपेंड करेगी कि आप इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो ये था जी आपका थीम नंबर 9। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।